बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्लियामेंट से खिताब के हवाले से। आज उन्होंने एक तकरीर की पार्लियामेंट में और उसमें उन्होंने जो जजेस का फ़ैसला है उसको अक़लियती करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पार्लियामान के ऊपर एक ऐसा फैसला जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है जो कि अक़लियत का है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला लिखा गया 2 रोज़ कबल, उसके अंदर पार्लियामान को नज़रअंदाज किया गया जो कि मेंबर्स प्रिविलेज की खिलाफ मर्जी है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी मेंबर्स जो प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है उसके अंदर इस फैसले को भेजने के लिए कहा गया कि उस पर गौर किया जाए और देखा जाए कि क्या जो अरकान पार्लियामान हैं क्या उनकी तस्दीक हुई है या ये कि उनका कोई भी फैसला मानने से इनकार किया गया है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुक़न्नना यानी पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है और कैसे मुमकिन है कि अदलिया जो है वो अपने से सुपीरियर इदारे का कोई भी उनका बिल या उनके पास की भी किसी भी करारदाद को मानने से इनकार कर सकती है। नाज़रीन, इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना था कि वो एक ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस बशमुल तमाम जजेस को और उसमें पार्लियामान के फैसलों के हवाले से बताया जाएगा और उनसे ये दरख्वास्त की जाएगी कि पार्लियामान के मेंबर्स की जज्बात की जो है कदर की जाए और उन जज्बात का ख्याल रखा जाए। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से अब हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई, खुशामदीद कहते हैं सर आपको। जी जनाब। जी फिरदौस भाई, आपने यकीनन जो है वो वैसे तो मौज़ूआत दूसरे भी थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे भी आपसे बात करनी थी जो इस्तीफ़े लिए गए हैं। एक तरफ वो कहते हैं इस्तीफ़े, आपका रद्देअमल भी आया, लेकिन अभी चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिताब के हवाले से है। आपने यकीनन सुना होगा। मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि उनका कहना यह है कि जी पार्लियामान जो है वो सुपीरियर है, मुक़न्नना है और उसका कोई भी हुक्म या उसको नज़रअंदाज करना जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पे एक प्रिविलेज कमेटी बनी होती है जिसको ये मैटर भेजा जाएगा, ये ऑर्डर भेजा जाएगा और वो जायजा लेगी कि क्या पार्लियामान के फैसलों को नज़रअंदाज किया गया है अदलिया की जानिब से। क्या कहेंगे सर आप? ये देखिए, पहली चीज ये है, पाकिस्तान की पार्लियामान आइन के तहत चलती है या बगैर आइन के चलती है? सर आइन तो देखें, आइन तो बेसिक बुक है ना सर। आइन को तो कोई शख्स भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। उस पर तो यहाँ तक कि जब आइन के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर इलेक्शन का प्रोविजन बड़ा क्लियर है कि जब भी कोई हाउस डिसॉल्व होगा मुद्दत पूरी होने से पहले तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे। ये प्रोविजंस एडहर कर रही है फेडरल पार्लियामेंट या नहीं कर रही? अगर वो इसमें रुकावटें पैदा कर रही है तो इसके मतलब ये है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हाँ, वो आइन को तब्दील कर सकते हैं अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। फिलहाल जो पाकिस्तान का आइन लिखा हुआ है उसके तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजिम व मलज़ूम थे। दूसरी चीज, एक दफा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे वो एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना जरूरी और लाजिम है। पार्लियामान कानून बना सकती है, आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। ठीक, आइन को तब्दील कर सकती है जिस तरह के आइन के अंदर लिखा हुआ है। आइन में लिखा हुआ यह है कि आप तब्दीली उस वक्त कर सकते हैं जब आप जो है वो 2/3 मेजॉरिटी रखें। 2/3 मेजॉरिटी जी, जब तरमीम कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे रोज न्यूज पे 8:30 बजे जाना सर। 2 मिनट आपसे मैं एक एमक्यूएम के हवाले से बात करना चाहूंगा। जो आपने एमक्यूएम के हवाले से आज रद्द-ए-अमल भी दिया है सर, उसके हवाले से मुझे शॉर्ट कमेंट दे दें, फिर आप बिल्कुल जो है ना हम फिर आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। सर मुझे बताइएगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक तरफ इस्तीफे और दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर आज़म का साथ देने की बात कर रही है। क्या समझते हैं सर आप, क्या ये कोई ब्लैकमेलिंग की जा रही है या क्या किया जा रहा है? वो आपने उर्दू की मशहूर ज़र्ब मसला है कि 2 कश्तियों में जब सवार होते हो तो जो हाल होता है वही एमक्यूएम का हो रहा है। और मुस्तफा कुदाल साहब कब्र खोद रहे हैं। अच्छा, ऐसे स्टेटमेंट देखे और इंशाल्लाह हम फूल चढ़ाने जरूर आएंगे उसमें। सर लेकिन ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम के लिए अब जरूरी है हुकूमत से निकलना। अगर उनको इलेक्शन की तरफ जाना है
तो मोस्ट प्रोबेबली उनको हुकूमत से और इस इत्तेहाद से अलग होना पड़ेगा, ये नागुज़ीर है उनके लिए। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए भाई, इस वक्त बहुत सारी चीज है। MQM एजेंसियों की पार्टी है, उसको एजेंसियों के चुंगल से पहले आजाद होना है। MQM सर वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कहा जाता है कि एजेंसियों की पार्टी है सर। अब आप तो ये नहीं कह सकते सर। क्या चीज? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कहा जाता है, आपकी 4 साल हुकूमत एजेंसियों ने चलाई है सर। आप कैसे ये कह सकते हैं कि MQM एजेंसियों की पार्टी है? हाँ साहब खुद कहते हैं 27 साल की जद्दोजहद है। हमने एजेंसियों के साथ या आर्मी चीफ के, एजेंसी भी नहीं कहना चाहिए, आर्मी चीफ के साथ मिलके चलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हमारे फैसले एजेंसी नहीं करते ना। हम एजेंसी हमें कहती है ये निकलो तो निकल जाएंगे, हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। सर आपका तो लास्ट इस वक्त बुलंद साहब मुझे जल्दी जाना है मेरा। सर मैं सिर्फ आपसे एक लास्ट कमेंट और चाहूंगा। खान साहब ने एक रिसेंट इंटरव्यू में ये कह दिया कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कहने पे उन्होंने असेंबली तोड़ी है। सर मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। आप आर्मी चीफ के कहने पे आपका आखिरी फैसला आपकी पार्टी चीफ करता है। बात ये नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ ने मुझे चैलेंज किया था कि तोड़ के दिखा दो। आप लोग अगर उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इसमें खान साहब का कसूर नहीं है। हमने तो इस तरीके से, तो उन्हीं ने भी, राना सनाउल्लाह ने भी कहा, मरियम ने भी कहा, बिलावल ने भी कहा, जासिफ जरदारी ने भी कहा था कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो पंजाब और KP की असेंबली छोड़ दो। हमने छोड़ दी, वो तब भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। चलें फिरदौस भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये साफ अल्फाज है इमरान खान के कि जी उनकी मुलाकात हुई और कहीं और मुलाकात नहीं हुई। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने जब यानी जो बातचीत हुई इलेक्शंस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी मुझसे बाजवा साहब ने कहा कि ठीक है अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें। और उनके कहने पे ही ऐसा लगता है, क्योंकि ये तमाम बातें करने के बाद उन्होंने कहा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे कहेगा कि असेंबलियाँ अगर इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबलियाँ तोड़ दें, मैंने असेंबलियाँ तोड़ दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर खान साहब ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो जो है ना वो एजेंसी से या जो मुख्तदर हल्के हैं उनके साथ यानी कॉन्फिडेंस नहीं चलते या वो उनके अगेंस्ट नहीं जाते। तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। 4 साल की हुकूमत और उसके बाद फिर यहाँ तक कि जो लास्ट उनका आखिरी कदम है असेंबलियाँ तोड़ने का, वो तक जो है वो आर्मी चीफ के कहने पे होता है। बहरहाल नाज़रीन इस पर गुफ्तगू हम मज़ीद भी करेंगे। साथ साथ MQM के जो यानी वज़रा हैं या जो मेंबर कौमी असम्बली हैं उनसे इस्तीफ़े ले लिए गए हैं। राब्ता कमेटी में जो है ना वो उसके इजलास में ये फ़ैसला किया गया और साथ साथ मुलाकात भी इस्लामाबाद में होनी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, बल्कि हो चुकी है ये मुलाकात। और इस हवाले से जो सीनियर क़यादत है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और इस पर शहबाज शरीफ ने जो है वो फ़ैसला ये किया है कि तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। यानी लगता है ऐसा है कि जी बातचीत हो गई है, अब शायद इस्तीफ़े देने की नौबत ना आए। अब क्या ये वाकई इस्तीफ़े जो हैं देने के लिए लिए गए थे या प्रेशराइज़ करने के लिए लिए गए थे? इसलिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना यह है कि जी मरदमशुमारी हमारी डेडलाइन है। जिस तरह PTI वाले कहते हैं इमरान खान हमारी डेडलाइन है, उसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए मरदमशुमारी उनकी डेडलाइन है। वो कहते हैं जी अगर मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए तो इसको ये समझा जाएगा कि हुकूमत ने डेडलाइन क्रॉस की और उसके बाद जो है यानी उसके बाद फिर ये जो रेड लाइन है अगर इसको क्रॉस किया जाएगा तो फिर इससे आगे फिर यही है कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे और हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जनाब ख्वाजा इजहार साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा इजहार साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब ये इस्तीफ़े लिए गए एक दफ़ा फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, वो कई दफ़ा लिए जा चुके हैं। इमरान खान के दौर से अब तक हम कई दफ़ा देख चुके हैं तो इस्तीफ़े लिए जाते हैं। सर इन इस्तीफ़ों पे पहले मुझे बताइएगा क्या ये इस्तीफ़े डेट के हिसाब से लिख के दिए जाते हैं? एक दफ़ा इस्तीफ़ा ले के रख लें। पहले तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक ये तरीक़ाकार भी था कि मेंबर बनाने से पहले इस्तीफ़ा ले के रख लेते थे ताकि जिस वक्त ज़रूरत पड़े पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए। क्या ये अब तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं किया जाता? नहीं देखें, इस्तीफे तो जाहिर दिए जाने चाहिए, लेते रहे हैं। सर आपकी आवाज़ मुझे हल्की आ रही है। इस्तीफे तो हम देखें लेते रहे हैं और लिए जाने भी चाहिए। और इस बार जाहिर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि चाहे वो PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो,
अवामी इश्यूज पर पीटीआई के साथ भी हमने मुआहदे किए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कोई न वजीर आला बनने की ख्वाहिश है, न वजीर आजम बनने की, न वजारतों की, लेकिन जो हमारे मुआहदात हैं वो पीटीआई समेत आज तक वो मुकम्मल नहीं हुए। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि हम लोकल गवर्नमेंट में कितनी बड़ी जजमेंट लेकर आए, और आज तक मुझे ये समझ नहीं आता कि हमें अदालतों से भी ये पूछना पड़ेगा कि फैसले दे देना बस यही अदालतों का काम है, और अगर उस पर कोई अमल ना करे तो फिर इंसान क्या करे। यानी एक अदालत ने फैसला दिया, मजाले जो उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट किसी सूबे की उस पर अमल कर रही हो, और ऐसे पता नहीं लाता था कितने फैसले। फिर उसके बाद डीलिमिटेशन पे हमने पीपल्स पार्टी के साथ रिटर्न मुआहदे के ऊपर फॉलोअप किया, वो मुकम्मल नहीं हुआ। एहतजाजन हमने लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लिया, बदकिस्मती से 2-3 जमातों ने कराची के मफादात का सौदा करके उस डीलिमिटेशन को एक्सेप्ट करके हिस्सा लिया, और आज तक वो मेयर बनने के ख्वाब ही देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि देखते ही रहेंगे। अब मर्दमशुमारी आ गई। अब मर्दमशुमारी पे तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये कौमी सूबाई असेंबली की नशिस्तें मर्दमशुमारी की बुनियाद पर तय होती हैं, और वसाइल की तकसीम भी, चाहे वो नेशनल फाइनेंस कमीशन में हो या फिर उसके बाद 18वीं तरमीम के जरिए हो, तो इस आबादी का एक बहुत बड़ा चंक आपका डेवलपमेंट पोर्शन जो है ना वो लेता है। फिर कराची का मसला ये भी है कि चीफ जस्टिस कह चुके हैं 3.5 करोड़, जरदारी साहब कह चुके हैं 3 करोड़, सारी दुनिया कह रही है, लेकिन देखें कितनी अफसोस की बात है कि ये 1.5-2 करोड़ से ऊपर बढ़ ही नहीं रही, और जहाँ थरपारकर में रोजाना बच्चे मरते हों वहाँ 300% आबादी बढ़ रही है। यानी हमारा ब्लॉक 170 घरानों पर मुश्तमिल है, और बाकी इंटीरियर सिंध के सारे ब्लॉक वो 250 से ऊपर हैं, और इस पे कोई एक जमात नहीं बोल रही। भाई हमारा क्या फायदा है इसमें? अगर मर्दमशुमारी ठीक होती है तो कराची से हिस्सा लेने वाली तमाम जमातों का फायदा है। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे सर ये बिल्कुल इस बात से कोई इनकार नहीं है कि मर्दमशुमारी में आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दुरुस्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज वज़ीर आज़म ने भी माना इस बात को, तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पे भी, यानी उसको दूर करने पे, बेज़ाब्तगियों को रोकने पे भी इत्तेफाक हो गया है। सर क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है सर, कौन करा रहा है ये? सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, या कोई और ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि कराची की जो मर्दमशुमारी है वो सही की जाए? क्या समझती है सर MQM? आप लोग जितना कराची को आप समझते हैं शायद कोई दूसरी पार्टी इतना नहीं जानती। आप क्या समझते हैं ये कौन है इसका जिम्मेदार, इस मर्दमशुमारी के गलत होने का? देखिए, ये पूरा मैकेनिज्म होता है। जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है जो मर्दमशुमारी करता है, वो मोहताज होता है इलेक्शन कमीशन की तरह सूबाई हुकूमतों पे। अच्छा। अब इन्यूमरेटर जो है वो अगर अपने घर के बच्चों को फॉर्म बांट के बेफिक्र बैठ जाए, लैपटॉप दे के बैठ जाए और 500-500 रुपए पे लड़के निकाल दें, या फिर वो अपने अंदाजे से जाए और किसी घर के 2 अपराधी लिख के आ जाए, इसको क्रॉस चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपको याद है कि मोबाइल में आप अपना CNIC डालते हैं तो आपका पोलिंग एरिया, पोलिंग स्टेशन आ जाता है जी। आप मोबाइल में एक कोड लगाते हैं, आपको पता लग जाता है आपके नाम पे कितनी सिमें। तो भाई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हर शहरी को वो कोड डाले, और इतना कोई महंगा नहीं है मामला, और आपको पता लग जाए कि भाई मर्दमशुमारी में आपके कितने लोग हैं घर में। तो रेक्टिफिकेशन। अच्छा सर ये जो आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं रिलेटेड है IT से, और जो डिजिटल मर्दमशुमारी है तमाम चीज़ें हुई, इसकी सुपरविजन IT मिनिस्ट्री के हाथ में थी, जिसके मिनिस्टर हैं जनाब अमीनुल हक साहब, जो कि आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर अब अगर IT मिनिस्ट्री ये काम नहीं कर सकती, आप लोग वफाकी हुकूमत में रहते हुए ये तमाम बातें कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो सर कोई बाहर से आके ये काम ठीक करेगा कि किस तरीके से होना है? देखिए, ये सॉफ्टवेयर जो है ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बनवाया है सर। डेवलप IT मिनिस्ट्री का किया हुआ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम चीज़ें IT मिनिस्ट्री, पहली दफ़ा डिजिटल जब मर्दमशुमारी का आगाज़ हुआ
उस वक्त अमीनुल हक साहब खुद मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में आईटी मिनिस्ट्री की सुपरविजन में पहली दफ़ा डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ किया गया, इसलिए कि तमाम चीज़ें डेवलप आईटी मिनिस्ट्री की हुई हैं सर। नहीं, आईटी मिनिस्ट्री की रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसमें जो डेटा है उसमें सुपारको है और जीआईएस बेस्ड जितना भी इसमें मैपिंग है, ब्लॉक है और जिस तरीके से हाउस होल्ड का डेटा है वो सारा का सारा डेटा मैनुअली या सुपारको बेस्ड या जियो फेंसिंग बेस्ड या गूगल बेस्ड है। उसका आईटी से ताल्लुक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आईटी आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप एंट्री करें, लेकिन अगर आपकी डेटा एंट्री में अगर आप एक ब्लॉक पे आप कहते हैं कि 250 मकानात होने चाहिए, आप गिनी 170 रहे हैं, तो इसमें आईटी मिनिस्ट्री क्या करेगी? आप जाकर थरपारकर में एक ब्लॉक में 255 घर आप गिन रहे हैं, तो आईटी मिनिस्ट्री तो उसमें डेटा नहीं डालेगी। तो जो डेटा फीड कर रहा है, मेरा पॉइंट ये है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी तो किया जा सकता है, जो कि अमीनुल हक साहब भी जिसका प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि इसका कुल मालिक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है जो कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहा है। तो उनको हमने ये तजवीज तहरीरी तौर पे दी है कि या तो सूबों में चीफ सेक्रेटरी जो कि एक ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव है उसके पास या तो करेक्शन की कोई आप यूटिलिटी खोलें या एंड यूजर के पास कोई फैसिलिटी दें, या ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक अपनी वेबसाइट में करेक्शन देना। उनकी वेबसाइट पे तो फिर अच्छा, फिर ये बताइए कितने लोग हैं जो मोबाइल से अपना डेटा फीड कर सकते हैं पाकिस्तान में? कितने लोग हैं जिनके पास ये जो आपके पास डिजिटल सर मैसेज तो तमाम लोग कर सकते हैं अपने चाहने वालों को, डाटा फीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही डेटा अब बताएं 10 स्क्रीनें हैं एक के बाद एक, वो कभी डाउनलोड कभी अपलोड। हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सेंसेस है जिसमें मैनुअल भी होना था और आईटी भी होना था, ये ज्यादा। और हमारा तो देखिए एक मसला है ना, क्या आप समेत पूरा पाकिस्तान मानेगा कि कराची की आबादी 1,70,00,000 या 1,80,00,000 है और लाहौर की 160 है? कौन मानेगा? तो हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि आप नादरा से रिकॉर्ड लें, 2 करोड़ शनाख्ती कार्ड बना के दिया उन्होंने कराची में। आप के इलेक्ट्रिक से ले लें, उनके यूजर ले लें आप एवरेज, तो वो भी कुछ 2.5 करोड़ बनते हैं। तो हमें ये समझ नहीं आता कि कराची की आबादी को ठीक करने के लिए चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, इन सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि कराची का शेयर नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए, सूबे के जरिए उसे जस्टिफाइड मिले। ठीक है। अच्छा सर, ये तमाम बातें अपनी जगह, ये तो हमने मरदमशुमारी पे बात कर ली। सर थोड़ी सी बात करते हैं, आप लोगों ने जो इस्तीफे लिए और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, माशाल्लाह एक ही मुलाकात में तमाम गिले शिकवे दूर हो गए और अब लगता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर साथ देगी। मसला ये कि देखें जो इस्तीफे लिए गए और शहबाज शरीफ साहब का जो साथ देने की बात है जी, उसमें ये कि अगर उन्होंने ये एक तो खुद फैसला किया, ऐवान ने फैसला किया, काबीना ने फैसला किया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें जी, और एतमाद का वोट लेने के बाद मेरा ख्याल है कि शायद अदालत की कोई लीगल रेमेडी इससे कवर होती है, जिसमें कहीं ये तासुर है कि शायद पार्लियामान में फैसला करने की कुव्वत खत्म हो गई है या फिर वजीर आजम जो हैं उनके पास जो है वो एक हंग पार्लियामेंट के वजीर आजम जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी भी जरूरत है जो कि अदालती शायद लेकुनात को पूरा। सर वो अदालत के रिमार्क्स थे कि अगर हुकूमत की जानिब से पेश किया हुआ बिल पार्लियामान की जानिब से नामंजूर हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वजीर आजम जो है वो पार्लियामान का एतमाद खो चुके हैं। ये बाकायदा रिमार्क्स और रूलिंग थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई और मेरे ख्याल में ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद इस हवाले से कोई फैसला आ जाए। इससे बेहतर था कि खुद फैसला किया गया कि पहले पार्लियामान से एतमाद का वोट ले लिया जाए। मेरा आपसे सर सवाल ये, जी सर, जी सर, जी फरमाइए, मैं सुनो। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसी एक मुलाकात में क्या बात हो गई और तमाम चीज़ें सही हो गई कि आपने जो है ना वो वज़ीर आज़म का साथ देने का भरपूर फैसला कर लिया? नहीं देखिए, हमारा उनसे कोई मशरूत ये बात नहीं थी, ये तो हमारी शिकायत थी जो हम उनसे कह ही रहे हैं और उनको वोट देने का फैसला तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसको हमने उससे मशरूत कभी नहीं किया। अच्छा, ना हमने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ना ही हमारे किसी बयान में। लेकिन जाहिर सी बात है कि वजीर आजम ही हमारी वोटों की सपोर्ट से हैं, तो उन्हें बार बार
इस शिकायत का शिद्दत से एहसास दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जी इजहार भाई आपकी आवाज़। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म को, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं सर आप? जी जी मुझे आ रही है सर। मुझे आपसे सवाल ये करना है कि देखिए, वज़ीर आज़म को वोट देना या ना देना या उनका साथ देना या ना देना वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस्तीफ़े दे देना पार्लियामान से, ये किस वजह से? यानी आपने मेंबरान के इस्तीफ़े लिए क्या शो करना चाहते थे कि आप पार्लियामान का हिस्सा नहीं रहेंगे? देखिए, हम भी जाहिर सी बात है अपने एमएनएस को और सेनेटर्स को ये सेंसिटाइज तो करें ना राब्ता कमेटी कि अगर यहाँ पर कोई सख्त डिबेट हो रही है और कोई ग्रीवेंसेस महसूस हो रहे हैं तो हमारे पार्लियामान को भी, हमारे पार्लियामानी अरकान को भी इस चीज की हसासियत का अंदाजा होना चाहिए कि कुछ चीजों पर हमारा सब्र खत्म हो जाएगा और वो ऑन बोर्ड रहेंगे। ऐसा ना हो कि हम राब्ता कमेटी कोई फैसला करें और वो वहां से हमें पूछ रहे हों या मेरी शक्लें देख रहे हों कि ये तो बेसिकली हमारे अरकान कौमी और सेनेट और सूबाई को एतमाद में लेना भी पार्टी का मकसद था, ताकि वो इंतहाई किसी फैसले के लिए भी कोई हैरान ना हो, परेशान ना हो, बल्कि पार्टी की डिसिप्लिन को समझें। इजहार भाई मुझे बताइएगा सर कि मतलब ये जो इस्तीफा देना है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप चाहते हैं कि बस अब इलेक्शन हो जाए, पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट पे आपका एतमाद खत्म हो गया, आप समझते हैं पार्लियामेंट ठीक नहीं है इसलिए आप, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंटेंशन की, वो चाहे आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन अगर पार्लियामान पे आपका एतमाद नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि जी अब ये असेंबलियाँ तहलील हो जानी चाहिए। इस्तीफ़ा देने का एक जो इंटेंशन या इरादा जाहिर करना होता है वो यही होता है कि जी इस पार्लियामेंट का अब कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतरी से तहलील करके नए मैंडेट की तरफ चला जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, दो ही रास्ते हैं ना, कि या तो पार्लियामान चारों सूबाई असेंबलियां तहलील हो जाएं और मुल्क में एक दफा इलेक्शन हो जाए एमक्यूएम इसके लिए भी तैयार है, या फिर अगर आगे जो उसका टेन्योर खत्म हो रहा अक्टूबर तक वहां इलेक्शन हो जाए, एमक्यूएम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन एमक्यूएम कंफ्यूज यहाँ है कि दो सूबों में सूबाई असेंबलियां खान साहब ने तहलील कर दी हैं और वो बता रहे हैं कि पता नहीं किसके कहने पे किए हैं, क्यों किए हैं। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये खान साहब का कहना है कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे कहा था कि अगर आप इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, बकौल उनके, मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ कि जी अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबलियां तहलील कर दें। तो अगर वहां इंतखाबात आज हो जाते तो बाकी इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं, तो ये बाकी दो सूबों की मुद्दत क्या बाकी असेंबलियों की मुद्दत से पहले खत्म हो जाएगी या साथ खत्म हो जाएगी? और अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं और कोई एक पार्टी मेजोरिटी में जीत लेती है तो उसका 3 सूबों पे क्या असर पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं फेयर और जस्ट यानी इंसाफ पर मबनी इलेक्शन? तो क्या वो जेरीमेंडरिंग नहीं होगी? क्या वो साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा सर। देखिए, मतलब वो फिर कौमी असेंबली के इंतखाबात भी मुश्किल हो जाएंगे और पंजाब जैसा सूबा जहाँ जिसकी हुकूमत होती है, वफाक में भी उसी की हुकूमत होती है, 60% सीटें जहाँ कौमी असेंबली की हों, तो ये पूरे के पूरा हमारे जो कौमी सियासत है उसको गवर्न करता है, वफाकी हुकूमत को गवर्न करता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस्तीफे देने से आप समझते थे कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, कौमी असेंबली तहलील, आपकी जो सीटें हैं उनके इस्तीफों से क्या फ़र्क पड़ेगा सर अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं तो? देखिए, अगर हम इस्तीफा देते तो अददी बुनियाद पर तो जाहिर सी बात है हुकूमत के पास इतने नंबर नहीं है। हमें अपनी इस अहमियत का अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर हम इस्तीफे देते हैं तो हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। सर वो 27 उनके पास पीटीआई वाले भी हैं सर, वैसे आप भूल रहे हैं शायद। राजा रियाज साहब की क़यादत में तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी पार्लियामानी पार्टी है, जो हो सकता है शायद वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने का फैसला कर ले। उनकी पार्लियामानी पार्टी मेजॉरिटी उसमें कहेगी कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट हम फैसला करते हैं देंगे, फिर कानूनी तौर पे बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको डिस्क्वालीफाई करना। अब ये एक आपने आईनी बहस छेड़ दी है कि इस पे मुझे नहीं पता कि अभी अदालत के फैसले क्या कहते हैं, क्योंकि माजी में तो जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की या पार्टी से हटे खान साहब के दौर में ही वो डिस्क्वालीफाई भी हुए। लेकिन अब जाहिर है इसके लिए मुझे नहीं पता कि पीटीआई ने अंदरूने खाना अपनी क्या आईनी तैयारी की है, लेकिन कम अज कम आइन में सर या उसमें पार्लियामानी पार्टी का जिक्र है, एक सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह, लेकिन पार्लियामान के फैसले या
जो मेंबर्स हैं उनको क्या राय लेनी है, उसके लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास इम्पॉर्टेंट है। यही वजह है कि आपको याद होगा शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्टी का कुछ और डिसीजन था, पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन ये था कि जी चौधरी परवेज इलाही की सपोर्ट करनी है और उनमें से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। सर क्या कहेंगे? ये देखें, ये बड़ा आर्गुमेंटल है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ हमने भी लोगों से अंडरटेकिंग ली हैं, हमने भी विद इन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें मौजूद हैं, उसका भी इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप अपनी मेंबरशिप भी अगर कैंसिल कर दें और पॉलिटिकल मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं किसी मेंबर की, तो वो फिर भी इलेक्टेड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके कई पोर्शंस हैं जिनको देखना जरूरी है। तो हमारी गुजारिश सिर्फ ये है कि फिलहाल हम कोई ऐसे हतमी और इंतहाई इक़दाम तक नहीं गए। इस्तीफा लेने का मकसद मैंने आपको बता दिया कि हम एक अपने अंदर एक डिसिप्लिन की सेंसिटिविटी रखना चाहते हैं कि पार्टी कभी भी ऐसा कोई इक़दाम करे तो किसी भी रुकन के लिए बायस हैरानगी ना हो। सर मैं आपसे लास्ट एक दो क्वेश्चंस करना चाहूंगा। मुझे सर ये बता दीजिएगा कि जी सर कहा ये जा मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। ख्वाजा साहब, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए हुकूमत से अलहदा होना बहुत ज़रूरी है, वरना इलेक्शन की तरफ जाना, हुकूमत में रहते हुए इलेक्शन की तरफ जाना जो है ना वो सुसाइडल हो जाएगा, खुदकुशी के मुतरादिफ होगा अगर MQM इस हुकूमत का हिस्सा रहते हुए इलेक्शन की तरफ जाएगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो ये फार्मूला फिर ये पीपल्स पार्टी के लिए क्यों नहीं है? ये फार्मूला मौलाना फजलुर रहमान के लिए क्यों नहीं है? खुद PDM के लिए क्यों नहीं है? PMLN के लिए क्यों नहीं है? ये जरा मैं जानना। पाकिस्तान में कोई एक दफा हुकूमत में रहा वो दोबारा तो फौरी इलेक्शन में दोबारा हुकूमत में आता नहीं है सर। हमेशा ये म्यूजिकल चेयर की तरह चलती रहती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो अगली PMLN की बनती रही है, PMLN की रही है तो अगली पीपल्स पार्टी की आई है, चाहे कितनी मेजॉरिटी से हुकूमत क्यों ना हो। आप खुद माजी में देखते चले आ रहे होंगे कि कभी पावर में रहने वाली पार्टी जो है वो 1988 के बाद से या 1900 ये जो मोहम्मद खान जुनेजो के जो इलेक्शन से उसके बाद से आज तक कोई पार्टी दूसरे टेन्योर में हुकूमत हासिल कर नहीं पाई है सर। ये तारीख है पाकिस्तान की, सवाए KPK के, PTI के सेकंड टेन्योर के। हाँ, इस तारीख के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजिंग आई हैं। 58(2) भी हटा है जी। जो वजह बनता था पार्टियों को घर भेजने का जी। और आज वही पार्टियां जो म्यूजिकल चेयर थी आज वो देखें हैंड इन ग्लव्स हैं जी और असेंबली में मौजूद हैं। तो MQM का मसला हुकूमत में रहना नहीं, MQM का मसला हुकूमत में जाकर कराची के मामलात को परसू करना है। और अगर फर्ज करें आज हम हुकूमत में नहीं होते तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हमें टाइम दे रहा होता? जी। या आज हम हुकूमत में नहीं होते तो 3 बार हमने एक्सटेंशन ली है मरदमशुमारी की। जी। या हम हुकूमत में नहीं होते तो आज ये मुआहदे किससे कर रहे होते? ठीक। तो यकीनन हमने ये किया और 2013 से 18 तक हम हुकूमत में नहीं थे। हम नहीं थे हुकूमत में, 24 MNA थे, 7 सेनेटर थे, 51 MPA थे जी। और हम हुकूमत में नहीं थे। ठीक सर, बिल्कुल वो तो सर बिल्कुल है, MQM की एक तारीख है। अच्छा सर, बहुत सी बातें अभी तशने की रह गई, आपको दोबारा हम इनवाइट करेंगे प्रोग्राम में और बनफ़ नफीस आपसे बहुत सी बातें करनी है कि आखिर कराची वालों को, कराची के अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है सर कि MQM जो मरदमशुमारी के लिए काम करे वो अपनी जगह, लेकिन क्या अवाम को भी डायरेक्टली आपकी हुकूमत पर रहने से रिलीफ मिल रहा है? नहीं। बहरहाल नाज़रीन, आपका ख्वाजा साहब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।